1922 से 1991 तक सोवियत यूनियन ईस्टर्न वर्ल्ड के बड़े पार्ट पर राज करता था। जब बात आती थी बड़ी और यूनिक चीजों को डिजाइन करने की, तब तो इसका कोई मुकाबला नहीं होता था। इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने देखे इनके लेजर टैंक, मैकेनिक सी मॉन्स्टर्स और तो और उड़ने वाले महल भी, लेकिन वो सब तो बस बड़े छुपे हुए पहाड़ की चोटी ही थी। होवरक्राफ्ट टैंक, उड़ने वाली सबमरीन और ट्रायंगल हेलीकॉप्टर, आइए तैयार हो जाइए और भी बहुत कुछ ऐसी मशीन डिजाइन देखने के लिए जो कि सोवियत यूनियन ने बनाई थी। द होवा टैंक 1959 में ब्रिटिश इंजीनियर क्रिस्टोफर सॉकवेल अपनी एक्सपेरिमेंटल होवाक्राफ्ट से डोवर से कलेस गए। बहुत से लोग उन्हें होवाक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का फादर मानते थे, लेकिन असल में होवाक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट सोवियत यूनियन में व्लादिमीर लेवकोव ने 1935 में सबसे पहले लॉन्च किया था। मैकेनाइज्ड एयर कुशन टेक्नोलॉजी की सारी टेस्टिंग के बाद ये प्रूव हुआ कि ये उबड़ खाबड़ जमीन और दलदल जैसे एरिया में भी चल सकता है। लेवकोव ने इस टेक्नोलॉजी के असली पोटेंशियल को समझा, इसीलिए 1937 में L5 का प्रोटोटाइप तैयार किया। ये टॉर्पीडो क्राफ्ट पूरा मेटल ल्यूमिन हुल से बना हुआ था। इसमें शीशे के चमकते हुए केबिन भी थे और मशीन गन रखने की जगह और पीछे की साइड में फिन भी बाकायदा थे। ट्रायल्स में ये सक्सेसफुल रहा, तो इसीलिए लेवकोव ने इस टेक को एक कदम आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। एक नॉर्मल हमला करने वाले व्हील से हटकर उन्होंने प्रपोज किया कि इसे फुल फंक्शनिंग होवरक्राफ्ट टैंक बनाया जाए। इस व्हीकल के चौथाई वर्जन को मॉक बनाया गया और माना कि ये बहुत ही छोटा था, लेकिन ये बहुत ही डरावना दिखता था। इसकी प्रपोज की गई स्पेसिफिकेशंस आर्डर करती हैं कि ये फाइनली 33 फीट लंबा हो सकता है और इसकी मंडराने की हाइट 10 इंच हो सकती है और इसमें एक छेद भी होता है जहां पर मशीन गन रखी जाती। 2M5 इंजन होने का मतलब था 1450 हॉर्स पावर और इसका वजन था करीब 9 टन, जिसकी वजह से ये 74 मील प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकता था। और अगर देखा जाए तो मॉडर्न टैंक की स्पीड 45 से 50 मील प्रति घंटे हो सकती है, तो इसीलिए इसकी स्पीड वाकई होश उड़ाने वाली थी। जहां तेज होने की वजह से ये जमीन पर एक एसिड की तरह यूज किया जा सकता था, वहीं इसका एक नुकसान भी था। उड़ने के लिए इसका वजन कम होना चाहिए था, मतलब कि इसके किनारे सिर्फ आधे इंच मोटे होते और इसी वजह से ये एंटी टैंक आर्टिलरी का आसानी से निशाना बन सकता था, तो इसीलिए ये कभी भी प्रॉपर प्रोटोटाइप नहीं बन पाता। लेकिन फिर भी 1960 में ऑब्जेक्ट 760 के लिए इंस्पेक्शन यही बना। ये नया पीस एकदम पुराने होवर टैंक जैसा ही था, बस थोड़ा ज्यादा बेडस था। मशीन गन की बजाय इस चीज में 73 मिलीमीटर 2A28 की मेन तोप थी और इसकी उड़ने की इतनी हाइट थी कि ये एंटी टैंक लैंड माइन से आसानी से बचकर निकल सकता था, तो इसीलिए ये प्री टेस्टिंग या सोल्जर ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन दुखद है कि सोवियत यूनियन 1991 में इसके बनने से पहले ही गिर गया। यार, अगर इनके पास ये सारी चीजें होती ना, तो ये जब गिरता तो जोर से नहीं लगती। मेंडेलीव टैंक डिजाइन सालों से डेवलप हो रहे हैं और इस चीज को रशियन शू बॉक्स, सॉरी मेरा मतलब है टैंक से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं बता सकता। 1911 में सोवियत यूनियन के बनने के करीब 10 साल बाद मेंडेलीव रेबियंस्क टैंक को डिजाइन किया गया। आप देखकर बता सकते हैं कि मैंने इसे शू बॉक्स क्यों समझा है ना। 42 फीट लंबा और 32 फीट चौड़ा शू बॉक्स इस 100 मिलीमीटर वाले मोटे कवच वाले रेक्टेंगल पीस को 8 क्रू को कैरी करने के लिए बनाया गया था, जो कि 120 मिलीमीटर सोनेट गन का ऑपरेट करते हुए इसी से जुड़ी हुई थी और ऊपर की मशीन गन के साथ ही थी। सोनेट लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे हिल सकती थी और इसमें फिक्स जगह नहीं होती थी, इसीलिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगता था। लेकिन इस डिजाइन का सबसे सोफिस्टिकेटेड पार्ट था इसका प्रोपल्शन सिस्टम। इसमें टैंक के जैसे लगातार चलने वाले चेन जैसे ट्रक तो थे ही, साथ ही साथ इसमें न्यूमेटिक पिस्टन सस्पेंशन भी था, जिसकी वजह से अलग अलग व्हील्स की जरूरत के हिसाब से जमीन से ऊपर या नीचे इसको किया जा सकता था। इसका मतलब ये भी था कि जब जरूरत हो तो पूरे के पूरे टैंक को नीचे किया जा सकता था, जिसकी वजह से ये एकदम किसी किले जैसा बन जाता था। और सुनिए, इसमें एक ऐसी डिवाइस भी लगाई जानी थी जिसकी वजह से ये मशीन रेलवे ट्रैक पर चल सके, जिसकी वजह से ये खुद भी चल सकती थी और ट्रेन इसे खींच भी सकती थी। मैं इसमें यह कहता हूँ कि एक बड़ा मेटल का बॉक्स जिसमें बंदूक पे लगी हो, उसके लिए ये सब करना बहुत ही चौंकाने वाला लगता है, लेकिन ये तभी तक जब तक कि आप इसका वजन ना देखें, क्योंकि इसका वजन है 173 टन और आजकल के नए टैंक ज्यादा 60 टन के होते हैं, मतलब कि ये उनसे 3 गुना ज्यादा भारी था, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्लो था और इसे मूव करना बड़ा मुश्किल था। शायद इसीलिए ये प्रोजेक्ट कभी भी जमीन से उठ नहीं पाया। ये कभी भी बैंकर या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट पाने में नाकाम रहा, जिसका मतलब हुआ कि ये बस पेपर पर प्लान बनाकर ही रह गया। लेकिन अगर आप एक छोटा सस्ता प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक शू बॉक्स, स्ट्रॉ और थोड़ी सी नींद। T-42 1951 में अमेरिका ने T-42 नाम के एक टैंक का प्रोटोटाइप बनाया था। इसका वजन था 36 टन और इस मीडियम साइज टैंक को डिजाइन किया गया था बहुत ही पॉपुलर M46 पैटर्न टैंक के हैवियर वर्जन के रूप में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि T-42 असल में अपना नाम शेयर करता था सोवियत के टैंक से, जो कि 1930 में बनाया गया था, लेकिन इस चीज के बारे में कुछ भी मीडियम नहीं था। अपनी आगे जरा इस चीज पर लेकर आइए, जो कि 112 टन का मॉन्स्टर मशीन ही हो सकता था। द T-42 सुपर हैवी टैंक अंदाजन इतने भारी होने के बाद इसकी चलने की स्पीड 60 फीट रही
होगी, वहीं बीम लगभग 12 फीट की रही होगी। उस टाइम के टैंक्स के कंपैरिजन में वजन में दोगुनी होने के बाद भी जो चीज़ के बड़े से पीस को बाकियों से अलग बनाती थी वो इससे जुड़े हुए टावर जैसे स्ट्रक्चर। बहुत सी वेपन्स की स्कीम्स बताती हैं कि कुछ डिजाइन्स में 3 टावर होते थे, वहीं बाकियों में 5, लेकिन सभी में मेन वेपन होता था 107 मिलीमीटर 1910 बाय 30 फील्ड गन। जो छोटे टावर हुआ करते थे उनमें 45 मिलीमीटर एंटी टैंक गन और 5 डीटीएम मशीन गन होती थी। वहीं इस चीज का खुद का कवच एटलीस्ट आगे से करीब 3.1/2 इंच मोटा था। ये चीज असल में एक चलते फिरते किले जैसी थी और डीजल वाले इंजन से चलती थी, जो कि 2000 हॉर्स पावर तक दे सकते थे, और वहीं मॉडर्न टैंक्स 1200 से 1500 हॉर्स पावर तक देते हैं। तो इसीलिए ऊपर वाली हॉर्स पावर बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम ये ध्यान दें कि वो टैंक करीब 100 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये सारी चीजें इस टैंक को प्रैक्टिकल होने से बहुत दूर लेकर जा रही थी। अंदाजा लगाया जाता था कि ये 17 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता था, लेकिन ये आइडिया बस ख्याली था और इसकी टॉप स्पीड सिर्फ 12 मील प्रति घंटे तक ही पहुंच सकती थी। तो जहां इसमें आग जितनी शक्ति थी, वहीं चलने की डिपार्टमेंट में ये मात खा गया, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टैंक्स की बहुत ही जरूरत थी। मेरा मतलब जरा इमेजिन कीजिए कि ये चीज एक ब्रिज के ऊपर से जा रही है, ये देखते हुए कि ये अगर बनता तो कितना इम्प्रैक्टिकल और लागत वाला होता है ना। अच्छा ही हुआ कि ये प्रोटोटाइप स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी इसने अमेरिका की T-42 को नीचा जरूर दिखाया। मेज 2000, जहां ज्यादातर सोवियत डिजाइन मिलिट्री पर्पस के लिए बनाई गई थी, वहीं कम से कम एक तो था जिसे कमर्शियल यूज के हिसाब से डिजाइन किया गया था, द मेज 2000। रुकिए जरा, क्या हमने पार्ट 1 में मेज ट्रक्स को नहीं देखा था? याद है वो 100 फीट लंबे 24x24 के ट्रक्स? जी हाँ, मालूम पड़ता है कि मिन्स्क की एवटोमोबिलिनी जावोद यानी कि मेज वहीं तक नहीं थे। ये सिर्फ वही नहीं थे जो उस समय सोवियत यूनियन ने बनाए थे। 1985 में कंपनी ने मेज 2000 बनाना शुरू किया, जो पेरेस्ट्रोइका एक सेमी ट्रेलर ट्रक था, जिसने 1988 में पेरिस मोटर शो को हिला डाला था। उस समय के बाद बाकी ट्रक से बिल्कुल हटकर मेज 2000 मॉड्यूलर डिजाइन पर बेस्ड था। इसका मतलब था कि इसके इंजन, गियरबॉक्स और इसका एक्सल सब को इससे अलग किया जा सकता था, बाद में जोड़ा जा सकता था। इससे काम आसान हो जाता। इस ट्रक की बॉडी फाइबर ग्लास से बनी थी और थैंक्स बोलते हैं डिजाइन के लो एयर रेजिस्टेंस को कि ट्रक की टॉप स्पीड 80 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती थी। पेरिस मोटर शो में इसकी सक्सेस के बाद मेज 2000 दुनिया भर के ट्रक डिजाइन में रेवोल्यूशन की तरह देखा जाने लगा, लेकिन फिर बस 3 साल बाद 1991 में सोवियत गिर गया। इसकी फंडिंग एकदम से रुक गई और मेज के प्रोडक्शन के लिए पैसा पूरा नहीं हो पाया। उस मोटर शो के लिए बनाए गए 2 प्रोटोटाइप मिन्स्क में बचा कर रखे गए, जहां पर वो आज भी है। वेल, अगर मेरी माने तो इन ट्रक्स की डिजाइन आज भी अमेजिंग है भाई। मिल V12। जब बात आती है पुराने हेलीकॉप्टर्स की, तो सोवियत के आसमान का राजा होने पर किसी को कोई शक नहीं था। 60s और 70s में जितना बड़ा उतना बेहतर का कॉन्सेप्ट था। जैसे कि मिल मी-26 दुनिया में बने हेलीकॉप्टर्स में सबसे बड़ा था, जिसमें 55,000 LBS जितना वजन उठाने की ताकत थी। मिल मी-10 ने ऊंचाई पर दुनिया के सबसे भारी लोड उठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इनमें से कोई भी मिल V12 के सामने नहीं टिकता। ये वाकई सभी बने हुए हेलीकॉप्टर्स में सबसे बड़ा था, और जब मैं बोलता हूँ सभी, तो मेरा मतलब है सभी। 121 फीट हेलीकॉप्टर के ढांचे और 219 फीट के पंख के साथ इसमें हर एक पंख पर 2 घूमने वाली ब्लेड होती थी, और इस मॉन्स्टर का वजन था 76 टन, और ये तब जब ये खाली हो। अपने भारी वजन के होने के बाद भी इसके ड्यूल रोटर्स पर 2 सोलो VF D25F टर्बो शाफ्ट इंजन इसको 160 मील प्रति घंटे की स्पीड देते थे, वो भी 310 मील की रेंज के साथ। इसे फ्यूचर के लिए भारी सामान उठाने वाले हेलीकॉप्टर के रूप में डिजाइन किया गया था, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को दूर ले जाकर छुपाने का काम आ सके। लेकिन V12 में अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे पहले तो ये कि इसे उड़ने के लिए 6 मेंबर का क्रू चाहिए होता था और एक डबल डेकर कॉकपिट ऑपरेशन के लिए चाहिए होता था। इस क्रू में पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और इलेक्ट्रो इंजीनियर होते थे, जो कि लोअर कॉकपिट में थे। वहीं नेविगेटर और रेडियो ऑपरेटर ऊपर वाली कॉकपिट में होते थे, जिससे कि वो ज्यादा अच्छे से चीजों को देख पाए। इसे बनाने के लिए हरी झंडी तो 1962 में मिल गई थी, लेकिन इसके ड्यूल रोटर फीचर की टेस्टिंग में 6 साल लग गए, और तब तक तो जिस काम के लिए इसको बनाया गया था वो काम ही नहीं रह गया। अमेरिका की नई लॉन्च की गई सैटेलाइट स्पेस से ही मिसाइल कहाँ है पता लग जाता था, तो इसीलिए बहुत दूर ले जाकर छुपाने वाला हैक तो बर्बाद ही हो गया। इस बड़े से हेलीकॉप्टर को असल में कभी बनाया ही नहीं गया। इसके बाद 2 प्रोटोटाइप बनाए गए। शायद आप कह सकते हैं कि ये तो उड़ने से पहले ही डूब गया भाई। मिल मी-32। जब 2 मेन रोटर्स वाले हेलीकॉप्टर डिजाइन किए जा रहे थे, तो 1960s में 3 रोटर्स का आइडिया आज भी पागलपन है, लेकिन ये सोवियत यूनियन के लिए असलियत थी, क्योंकि तभी वो 1982 में मिल मी-32 के कॉन्सेप्ट के साथ आए। जी हाँ, ये एक ट्राइंगल है जिसके हर पॉइंट पर रोटर ब्लेड लगी हुई है। ये अजीब सा दिखने वाला चॉपर मिलिट्री यूज के लिए डिजाइन किया गया था, और ये भार उठाने के काम आता था, ठीक आसमानी क्रेन की तरह। 60 टन वजन का कार्गो 3 में से हर एक से जोड़ा जा सकता था, और आगे जाकर ये बीम से जुड़े हुए थे। कॉकपिट से जुड़ी हुई
दो बीम 131 फीट लंबी थी, वहीं तीसरी 118 फीट लंबी थी और हर एक में फ्यूल टैंक और दूसरे इक्विपमेंट डाले जा सकते थे। हर रोटर को खुद 2D136 टर्बो शाफ्ट इंजन से पावर किया जाता था। तो इस तरह से एक बार में 6 यूनिट काम करती थी, जिसकी वजह से मी 32 60,000 हॉर्स पावर के साथ काम करता था, जो कि इसको 140 मील प्रति घंटे की स्पीड दिया करती थी। एक ऐसी चीज जो कि ऐसी दिखती है कि जैसे इसे मिनक्राफ्ट में डिजाइन किया गया हो, उसके लिए बुरा है नहीं। इसे सोवियत के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सेंट्रल कमेटी को अप्रूवल के लिए सबमिट किया गया था, लेकिन फीडबैक देने का वादा करने के बाद भी कोई भी ऑफिशियल डिसीजन नहीं ले पाया। तो इसीलिए दुख की बात है कि मी 32 ने कभी भी प्रोटोटाइप स्टेज नहीं देखी और इसकी किस्मत इसे ले गई सोवियत की नाकाम मशीन के झुंड में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो जो सबसे क्रेजी बात इसमें है वो ये कि इसे फ्लाई एंगल की बजाय मिलमी 32 कहा गया। VVP-6 ठीक है, तो 3 रोटर्स का आइडिया खराब रहा, तो जाहिर है सोवियत यूनियन में कोई भी इतना पागल तो नहीं होगा कि इससे भी ज्यादा रोटर्स वाला एयरक्राफ्ट बनाए, या फिर वो पागल थे। जी हाँ, वो पागल ही थे। 1960s के बीच में याकोवलेव ब्यूरो ने प्रोजेक्ट GDP-6 प्रपोज किया, जो कि एक बहुत सारे रोटर्स वाला हेलीकॉप्टर था जिसे भारी सामान उठाने के लिए बनाया गया था। इसका रिजल्ट VVP-6 160 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा हेलीकॉप्टर का ढांचा बोइंग 777 जितना लंबा चौड़ा था और इसमें 6 रोटर ब्लेड्स थी। इन रोटर्स को 24 टर्बोफैन इंजन पावर देते थे, जिसमें 12 दोनों साइड थे और 4 मोटर 6 कॉन्ट्रा रोटर्स को पावर देते थे। ये रोटर्स अलग अलग डायरेक्शन में घूम सकते थे, जिससे एयरक्राफ्ट में स्टेबिलिटी बनी रहे या फिर उसे रोका जा सके। इसमें पूंछ की जरूरत को सिरे से नकार दिया, लेकिन फिर भी लंबा और अनएरोडायनेमिक्स डिजाइन होने का मतलब था इसका एक ईंट की तरफ उठना। रोटर्स की सारी पावर लगाने के बाद ये 50 टन का कार्गो ले जा सकता था। ये 6 न्यूक्लियर टिप वाली सरफेस को एयर वाली मिसाइल के लिए परफेक्ट था। इसमें बहुत आराम से ये सब रखा जा सकता था और इसे इस तरह से बनाया गया था कि इन्हें व्हीकल से लॉन्च भी किया जा सकता था, और वो भी तब जब वो उड़ रहा हो। लेकिन सिर्फ यही एक चीज नहीं थी जिसे ये कैरी कर सकते थे, इससे जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म चेंज किया जा सकता था, जिसकी वजह से इसमें ट्रूप्स, सप्लाईज और तो और जरूरत के हिसाब से एयरक्राफ्ट भी लाए जा सकते थे। मतलब कि इस चीज को रियल लाइफ हेली करियर की तरह भी यूज किया जा सकता था, ठीक किसी मार्वल मूवी जैसे। लेकिन जो सोवियत के निक फरी बनना चाहते थे, उनके लिए दुख की बात है कि ये भी मी 32 और मी 12 के रास्ते पर ही चला गया, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल यूज था, मिसाइल इधर से उधर लेकर जाना, उसके कई और तरीके आ गए। तो इसीलिए दुखद है कि VVP-6 को सिर्फ पेपर पर ही जिंदा किया जा सका और बाद में अवेंजर फिल्म में। एंटोनोव AN-14SH। इस सीरीज के पार्ट 1 में आपको याद होगा कि हमने M15 बेल फिगोर को देखा था, जिसे पुराने AN-2 बी प्लेन को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां बेल फिगोर बहुत सारे कारणों की वजह से कभी उड़ नहीं पाया। वहीं AN-2 के रिप्लेसमेंट के लिए इसे सिर्फ प्रपोज ही नहीं किया गया। आइए मिलते हैं AN-14 से, जो कि एक यूटिलिटी क्राफ्ट था जिसमें 2 इंजन थे और इसे 1966 में बनाया गया था। इसे बनाने, मेंटेन करने और उड़ने में आसान बनाने के हिसाब से डिजाइन किया गया था। प्रॉब्लम बस ये थी कि AN-2 अपने काम में बहुत अच्छा था। अपने टाइम में इसकी 18,000 यूनिट्स बिकी थी और तो अभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फेमस नहीं था और सोवियत वाले इसे एक्सीलेंस के लेवल तक पहुंचाना चाहते थे। तो नए AN-14 को सहारा देने के लिए उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन भी जोड़ दिए और यहीं पर AN-14SH एंट्री मारता है, क्योंकि ये एक बड़ा एयर कुशन है जो कि इसके नीचे जुड़ा हुआ है। एक अंडर कैरियज की जगह इस चीज में होवरक्राफ्ट था। इसकी वजह से AN-2 से ठीक उल्टा इसकी लैंडिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से ये जमीन, पानी, दलदल, बर्फ कहीं पर भी लैंड कर सकता था। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेड चल रहा था। नोवेल्टी की जगह हमें चाहिए थी सिंप्लिसिटी। टेस्ट पायलट कंप्लेन करते थे कि आपको पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट जब जमीन पर हो तो उसे कैसे हैंडल करते हैं। वहीं होवरक्राफ्ट सिस्टम एयरक्राफ्ट की बहुत सारी कैपेसिटी ले लिया करता था, जिसकी वजह से इसका मैक्सिमम पेलोड कम हो जाता था और एरोडायनेमिक्स भी उथल पुथल हो जाता था। टेस्टिंग 1986 तक जारी रही, लेकिन AN-2 जीत गया और प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया। अच्छी बात है, आसमान से बाहर नहीं फेंका गया। टाइफून क्लास सबमरीन। सोवियत यूनियन ने आसमान पर रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े हेलीकॉप्टर एंड प्लेन बनाए थे, लेकिन पानी की गहराइयों में भी इन्होंने अपनी जगह बना रखी है और इसका क्रेडिट जाता है 1970 में बने बड़े से न्यूक्लियर पावर टाइफून क्लास सबमरीन को। टाइफून आज तक के बने सबसे बड़े सबमरीन है। मेरा मतलब है जरा इसके कंपैरिजन में क्रू को तो देखिए, ये करीब 574 फीट तक फैला हुआ है। ये सबमरीन तो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से भी लंबे भाई। जब ये मॉन्स्टर पानी के अंदर होता ना, तो ये खुद अपनी जगह बनाने के लिए 48,000 टन पानी को हटा देता है। इसी से उल्टा यूएस का ओयाहो क्लास सबमरीन, जो कि यूएस नेवी का बनाया गया सबसे बड़ा सबमरीन है, वो सिर्फ 19,000 टन पानी ही हटाता है। इस साइज के सबमरीन 160 क्रू मेंबर को रख सकते हैं। और जब मैं कहता हूँ आराम से, तो इसका मतलब है कि इसका खुद का आर्किड, जिम और सोना और तो और इंडोर पूल भी है। जी हाँ, सबमरीन के अंदर एक स्विमिंग पूल। नहीं, ये आयरनी सिर्फ मैंने नहीं देखी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर कुछ जानवरों जैसे चिड़ियों के लिए भी जगह और यहाँ पर छोटा एक्वेरियम भी और मैच रूम भी बहुत खुला खुला लगता है। जब आप उस टाइम की दूसरी सबमरीन की डिजाइन को देखेंगे तो
उनमें इतनी भी जगह नहीं होती कि वहां पर सेलर ढंग से सो सके। तो इस हिसाब से टाइफून तो पानी के नीचे का होटल ही लगता है भाई। लेकिन आखिर सोवियत ने इतना बड़ा सबमरीन बनाया क्यों? जाहिर है ऐसा सिर्फ क्रू के लिए तो नहीं किया गया होगा। अगर आप 40 फीट लंबी और 40 टन भारी इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल को क्रू के साथ देखें और इसे उनके लिए फायदेमंद समझें तो ये जरूर क्रू के फायदे के लिए समझा जा सकता है। $30 मिलियन से भी ज्यादा कीमत की न्यूक्लियर मिसाइल उनके लॉन्चर के साथ इस पर चढ़ा दी जाती थी। तो अगर इस बात पर गौर करें कि इस तरह की 6 सबमरीन बनी थी तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये करीब $3.6 बिलियन जितना न्यूक्लियर जहर अपने में कैरी करती थी। ये सोचकर भी डर लगता है कि पानी के अंदर महीनों तक रहती थी। अच्छी बात यह है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद इनको बनाना बंद कर दिया गया और जो बन गई थी उनमें से ज्यादातर को कमीशन देना बंद कर दिया गया और अब बस एक ही एक्टिव सर्विस में है। लेकिन इसकी भी कमीशन 2026 में रोक दी जाएगी। तब तक ये कहाँ घूम रहा है किसको पता भाई। उशाकोव की उड़ने वाली सबमरीन 1912 में फिक्शन की दुनिया में उड़ने वाली सबमरीन का कॉन्सेप्ट आ चुका था, क्योंकि उस टाइम पर्सी वेस्टरमैन ने फ्लाइंग सबमरीन नामक एक बुक लिखी थी। ये कहानी थी एक छोटी सबमरीन की जो कि उसके आगे से अटैच्ड प्रोपेलर्स की वजह से उड़ पाती थी। मगर ऐसे तो एरोडायनामिक्स काम नहीं करता है। लेकिन 1934 में इस आइडिया को और ज्यादा एक्सप्लोर किया गया और फिर इसे असलियत बनाया सोवियत के इंजीनियर स्टूडेंट्स बोरिस उशाकोव ने। लेकिन ऐसी सबमरीन जो कि उड़ सके उसकी बजाय वो ऐसे प्लेन की डिजाइन सामने लेकर आया जो कि डूब सकता था और उसमें वो सभी इक्विपमेंट होते हैं जो कि एक नॉर्मल सबमरीन में होते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो ये दुश्मन की शिप्स खुद डूबने और उन्हें खत्म करने से पहले भगा सकता था। वाह, ये तो 2 वॉर मशीन्स का काम एक में कर देता। इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। ये टॉर्पेडोज फायर कर सकता था और ट्रेडिशनल सबमरीन डिजाइन की झलक के लिए इसमें कनिंग टावर और पेरिस्कोप भी लगाए गए थे। मशीन समंदर के ऊपर भी उड़ सकती थी और किसी भी दूसरे सी प्लेन की तरह अपने पॉन्टून्स पर लैंड कर सकती थी और फिर अपने पंखों के बीच की जगह में पानी भर लेती थी और फिर डूब जाती थी लहरों में। पेपर पर तो ये अजीब मगर गजब की मशीन लग रही थी, लेकिन इसमें कई टेक्निकल गलतियां थी। शुरुआत से देखिए कि उषा को कभी भी बहुत ही डिटेल नहीं था कि कैसे वो 3 रेडियल इंजन्स को सॉल्ट वाटर से सील करेगा। एयरक्राफ्ट को सबमरीन में बदलने के लिए इस पर वेट डाला गया। इतने वेट की वजह से इसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो गई और इसकी वजह से समुद्र में स्ट्रगल करता हुआ ये एयरक्राफ्ट दुश्मनों को आसानी से दिख सकता था। जहां इस प्लेन के कई मॉकअप्स थे वहीं रियल लाइफ में ये कभी नहीं बन पाया। यार ये कितना डिप्रेसिंग है, इसने तो मुझे डूबने वाली फीलिंग दे दी यार। NIAIRK सभी चीजों में जिसका सबसे ज्यादा जरूरी है उड़ना वो है प्लेन। एक ऐसा फीचर जिसके बिना ये रह नहीं सकता। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो क्या है? इसके पंख। प्लेन्स को पंखों की जरूरत होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने छोटे हों या बड़े हों, स्टैंडर्ड प्लेन को लिफ्ट करने के लिए पंखों की जरूरत होती है। यही चीज सोवियत के NIAIRK-1 को 1940 में बने हुए दूसरे प्रोटोटाइप प्लेन से अलग बनाती है। इसके पंखों को ऐसे बनाया गया था कि इनको अलग किया जा सकता था। जी हाँ, 28 फीट लंबे इस व्हीकल के ढांचे में दोनों तरफ छोटे पतले पंख थे जो कि अपनी साइड के ट्रैक को गाइड करते थे। उनके ऊपर हाइड्रोक्ली कंट्रोल्ड टेलीस्कोपिक स्लाइड विंग्स भी थे। जब इन्हें पूरा बड़ा किया जाता था तो ये दोगुने एरिया के हो जाते हैं। तब ये 128 से 301 स्क्वायर फीट के हो जाते हैं। अब आप खुद से ये पूछेंगे आखिर क्या हो गया कि अलग करने वाले पंखों की जरूरत प्लेन में पड़ गई, क्योंकि वैसे भी इसके अलावा हर प्लेन कन्वर्टिबल कार से ठीक उल्टा हर चीज के साथ अच्छे से ही काम करता है। लेकिन इस पागलपन में जरा मेथड भी है। पायलट वर्ल्ड में अगर स्पीड धीमी हो तो प्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग ज्यादा आसान हो जाती है और इसके लिए आपको चाहिए बड़े पंख जो ज्यादा लिफ्ट पर कम स्पीड बनाते हैं। लेकिन जब ये हवा में होते हैं तो पायलट को लिफ्ट कम करने की जरूरत होती है, क्योंकि लिफ्ट की वजह से ड्रैग भी बढ़ता है जो कि हवा में एयरक्राफ्ट के मूवमेंट से उल्टा होता है। तो पंखों को अलग करने वाली टेक्नोलॉजी की मदद से आप उड़ते हुए लिफ्ट को कम कर सकते हैं और पंखों को तेज स्पीड में भी कर सकते हैं और ऊबड़ खाबड़ जगहों पर लैंडिंग करते टाइम या टेक ऑफ करते टाइम धीमी स्पीड कर सकते हैं। जब आप इसे इस तरह से देखें तो ये अजीब नहीं लगता। इनफैक्ट जोसेफ स्टालिन उस समय के सोवियत के लीडर इस प्रोजेक्ट में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि इस प्लेन को सबसे पावरफुल इंजन दिया जाए, M106। लेकिन M106 एक एक्सपेरिमेंटल इंजन था जिसमें बहुत सारी कूलिंग प्रॉब्लम थी, जिसका मतलब था कि माना कि प्लेन का काम 1940 में पूरा हो गया था, फिर भी वर्क स्टेशन में यूं ही पड़ा रहा क्योंकि इंजन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। अब मुझे मालूम कि स्टालिन बहुत सी गलत चीजों करने के लिए फेमस है, लेकिन दुनिया की एक गजब की मशीन को चुरा कर दो उन्होंने हर लाइन क्रॉस कर दी थी मेरे भाई। WIG एयरक्राफ्ट कैरियर। रॉबर्ट बर्टानी सोवियत के एयरक्राफ्ट डिजाइनर और साइंटिस्ट थे जो कि फेमस हो गए और अपनी एयरक्राफ्ट डिजाइंस के लिए। इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने कवर किया था बर्टिनी बोरिएव VVA-14 जो कि अपनी एक विंग इन ग्राउंड इफेक्ट वाला व्हीकल था जो कि ठीक स्टार वॉर्स के मिलेनियम फॉल्कन डैडी जैसा दिखता था। चीजें चाहे जितनी भी फ्यूचरिस्टिक दिखती हूँ तो ये बस बर्टिनी की शुरुआत थी। डिजाइन के पोटेंशियल को देखते हुए बर्टिनी एक कदम आगे गए और एक बड़ा सा मॉडल प्रपोज कर डाला और यही था विंग इन ग्राउंड इफेक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर।
अब विंग एंड ग्राउंड इफेक्ट एयरक्राफ्ट पर स्पेशली डिजाइन विंग्स लगाए गए थे, जिससे कि ये जब पानी के पास पहुंचे तो लिफ्ट हो सके। इसके नीचे हवा का कुशन बन जाता था। इसकी वजह से व्हीकल की स्पीड ट्रेन जितनी हो जाती थी, जिसे शिप के वजन से मिलाया जा सकता था। और शिप बर्टीनी के दिमाग में ये चीज बाकायदा थी। यहाँ पर फुल स्केल एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसके सबसे बड़े रूप में इस चीज का वजन 5000 टन हो सकता था, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड 310 मील प्रति घंटे हो सकती थी। और आज की एयरक्राफ्ट की स्पीड सिर्फ 35 मील प्रति घंटे ही हो सकती है। इस गजब की स्पीड की वजह से सोवियत को दुश्मनों के बजाय ज्यादा फायदा मिल सकता था। इसकी डिजाइन भी बहुत ही गजब की थी, जिसमें ये कॉकपिट से दिख रही चीज में इंजन दोनों ही क्राफ्ट के राइट हैंड से जुड़े होते थे। यार ये तो VVA-14 कम मिलेनियम फाल्कन ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि 1974 में बर्टीनी चल बसा और तब इसकी डिजाइन को बस कुछ ही टाइम हुआ था। और फिर 1951 में सोवियत के गिरने के बाद तो यह हुआ कि अब इसकी डिजाइन हिस्ट्री की बुक्स में मिलेंगी। लेकिन किसे पता, हो सकता है हम कुछ ऐसा फ्यूचर में स्टार वॉर्स के सीक्वल में देखें। वेल मेरे प्यारे सिपाहियों, यहाँ पर खत्म होती है क्रेजी सोवियत यूनियन व्हीकल की वीडियो। इनमें से कौन सी डिजाइन आपको इस दुनिया से बाहर की लगी और इनमें से कौन सी आप असल जिंदगी में देखना पसंद करेंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।